साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। सुपर टेट के लिए आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। पर्यावरण के कुछ नए प्रश्नों के साथ जो है आज उपस्थित हैं। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए कुछ मित्रों का लगातार कमेंट आ रहा है कि जो है शिक्षक भर्ती कब आएगी। तो देखिए इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर नहीं आ रही है। और जहाँ तक शिक्षक भर्ती की बात है तो इस वर्ष जो है संभावनाएं बहुत ही कम हैं। हाँ, आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है इस वर्ष जो है संभावित है। यूपी टेट की परीक्षा जो है 2023 में होगी और उसके बाद जो है आपको नई शिक्षक भर्ती का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और इसकी संभावनाएं जो है 2024 में हैं। फिलहाल इस संबंध में पहले से कहना कुछ ठीक नहीं होगा। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लगातार मेहनत करें, अपनी तैयारी पर विशेष रूप से फोकस करें। हो सकता है 2024 में आपको एक नई शिक्षक भर्ती जो है देखने को मिले। पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है क्यू इंग्लैंड में, बी ऑप्शन में दिया है पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन सी में दिया है हावड़ा भारत में और डी में दिया है टोक्यो जापान में। देखिए यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान पूछ रहा है तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। ये जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। और अगर देखिए भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान पूछे तो वह होगा हावड़ा भारत में, जो कि हावड़ा जो है कोलकाता में है। चलिए भारत का अगर पूछे तो हावड़ा उत्तर होगा। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान पूछ रहा था कहाँ है, तो उत्तर होगा क्यू इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में जो है भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? ऑप्शन ए में दिया है बालाघाट और छिंदवाड़ा में, ऑप्शन बी में दिया है उदयपुर, अजमेर और अलवर में, ऑप्शन सी में दिया है हजारीबाग, गया और मुंगेर में, ऑप्शन डी में दिया है सलेम और धर्मपुरी में। देखिए भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है हजारीबाग, गया और मुंगेर में। दूसरे प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर बात करें तो अभ्रक उत्पादन में जो है विश्व में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ से अर्थात हजारीबाग, गया और मुंगेर से जो है पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला जो है हजारीबाग जो कि झारखंड में है, गया और मुंगेर जो कि बिहार में है। यहीं से जो है पूरे विश्व की लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन जो है किया जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में दिया है ब्रिक फील्डर कहा जाता है, बी ऑप्शन में दिया है ब्लैक रोलर कहा जाता है, ऑप्शन सी में दिया है सिरोको कहा जाता है और डी में दिया है मिस्ट्राल कहा जाता है। देखिए यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है ब्लैक रोलर। बी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सेशन के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन में दिया है स्पीडोमीटर, विंडवेन, बैरोमीटर और एनीमोमीटर। आप सभी उत्तर करें कि उसे क्या कहा जाता है। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं?
क्या स्पीडोमीटर कहते हैं, विंडवेन कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं या फिर एनीमोमीटर कहते हैं। देखिए, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं एनीमोमीटर। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनीमोमीटर की सहायता से जो है वायु की गति एवं शक्ति को मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से जो है वायु दाब तथा स्पीडोमीटर से जो है वाहनों की गति की माप की जाती है। देखिए, वाहनों की गति की माप जो है स्पीडोमीटर से की जाती है और वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, जबकि वायु की गति जो है सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे जो है एनीमोमीटर कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए ऑप्शन में कोयला दिया है, बी ऑप्शन में पेट्रोलियम दिया है, सी ऑप्शन में जो है प्राकृतिक गैस दिया है और डी में दिया है यूरेनियम। आप सभी को उत्तर करना है कि इनमें से जो है कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है या फिर यूरेनियम नहीं है? तो देखिए, कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यूरेनियम देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि यूरेनियम और थोरियम का उपयोग जो है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रमा का ज्वारीय बल, ऑप्शन बी में दिया है महासागरों में लवणता, ऑप्शन सी में दिया है पृथ्वी का आकर्षण बल और ऑप्शन डी में दिया है अवसादन की दर। देखिए, प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है कि किस घटक का उपयोग जो है पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। तो देखिए, पहले तो यह जान लीजिए कि किस घटक का उपयोग किया जाता है पृथ्वी के आयु के परिकलन में। तो देखिए, चंद्रमा का ज्वारीय बल इसका प्रयोग किया जाता है, महासागरों में लवणता इसका भी प्रयोग किया जाता है और अवसादन की दर इसका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको बताना था कि किस घटक का उपयोग जो है पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा। तो किस घटक का प्रयोग नहीं किया जाता पृथ्वी की आयु के परिकलन में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या जिसे आप डेथ वैली कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या अपनत घाटी का, बी में दिया है पूर्ववर्ती घाटी का, सी ऑप्शन में दिया है रिफ्ट घाटी का और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी या जिसे डेथ वैली कहते हैं, यह उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप भ्रंश घाटी के नाम से भी जानते हैं। रिफ्ट घाटी को आप भ्रंश घाटी के नाम से भी जानते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली जो है किसका उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का। प्रश्न नंबर 8 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। म्यान ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ स्थित है? चलिए, म्यान ज्वालामुखी पर्वत जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन में दिया है हवाई द्वीप में, ऑप्शन सी में दिया है चिली में और ऑप्शन डी में दिया है फिलीपींस में।
देखिए पहले तो यह जान लीजिए कि म्यान ज्वालामुखी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में स्थित है। डी उत्तर जो है आपका सही उत्तर होगा यहाँ पर। और देखिए फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर जो है अल्बे प्रेबिंसी में जो है स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने आपको बताया कि फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर अल्बे प्रेबिंसी में स्थित एक यह सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 23 से 24 में, बी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में, और डी में दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में। आप सभी को उत्तर करना है कि समता के अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है मिलता है। देखिए समता के अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 14 से जो है 18 में मिलता है। डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आप सभी लोग क्लास को भी शेयर कर देंगे अपने मित्रों में। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मानसूनी वन जो है पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। चलिए आपको बताना है कि मानसूनी वन जो है कहाँ पाए जाते हैं। क्या जहाँ वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, या फिर जहाँ वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में दिया है जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर, या फिर जहाँ वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। देखिए मानसूनी वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 10 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को जो है नोट्स भी करते चलेंगे और लगातार जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का आप लोग प्रयास जरूर किया करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ए ऑप्शन में दिया है 3, बी ऑप्शन में दिया है 4, सी ऑप्शन में दिया है 5 और डी ऑप्शन में दिया है 6। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। तो देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है, और 5 वो कौन कौन से हैं तो देखिए अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस और चीन। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अस्थायी सदस्य हैं। और कुल सदस्यों की संख्या देखिए 15 है, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 11 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? चलिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्या लाल सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, या फिर काला सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? सी ऑप्शन में दिया है क्या अरब सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, या फिर भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो देखिए यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर। डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। लाल सागर नहीं होगा, काला सागर भी नहीं होगा और अरब सागर भी नहीं होगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है भूमध्य सागर।
प्रश्न नंबर 13 के क्रम में जो है आगे चलेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री और डी में दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए उत्तर करिए आप सभी। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है? क्या उपराष्ट्रपति करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है? देखिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के क्रम में आगे बढ़ेंगे। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, या फिर परागकोश में? देखिए, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। डी जो है करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए, संभवतः इस प्रश्न को जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में लिया गया था पर्यावरण के। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। निम्नांकित में से कौन जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ए ऑप्शन में दिया है भारी ट्रक यातायात, बी ऑप्शन में दिया है निर्वाचन सभाएं, सी ऑप्शन में दिया है पॉप संगीत और डी में दिया है जेट उड़ान। देखिए, वैसे तो ये सभी जो है ध्वनि प्रदूषण का कारण हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है कौन है, साउंड पोल्यूशन का कारण जो है कौन है। देखिए, वैसे भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत और जेट उड़ान ये सभी जो है साउंड पोल्यूशन का उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है किसके कारण जो है साउंड पोल्यूशन होता है इनमें से। तो देखिए, जेट उड़ान जो होती है इससे ज़्यादा जो है सर्वाधिक साउंड पोल्यूशन होता है। डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? आप सभी को उत्तर करना है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन है। ए ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया है, बी ऑप्शन में आर्सेनिक दिया है, सी ऑप्शन में शैवाल दिया है और डी ऑप्शन में विषाणु दिया है। देखिए, विषाणु तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह तो न जैविक है न अजैविक है। यह जो है जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी है। तो देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है आर्सेनिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? तो देखिए, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। चलिए, अगर जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, और अगर जल में जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होता है? तो अभी हमने बताया ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए, जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज का सेशन यहीं तक। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।